student, welcome once again in our YouTube PDF online class. This is chapter 4 of class 7, subject history, and the lesson is the Mughal Empire. Student, this is our part 3 video, and in this PDF video we will discuss our next topic, Mughal traditions of succession. अर्थात मुगलों की जो उत्तराधिकार की परंपरा थी, अर्थात उत्तराधिकारी किस प्रकार से वो चुनते थे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. बिफोर वी डिस्कस दिस टॉपिक वी विल सी द मिलिट्री कैंपेन्स अंडर अकबर एंड औरंगजेब. यानी अकबर और औरंगजेब ने मिलकर के जो भारतीय उपमहाद्वीप पर जो सैन्य अभियान चलाए थे उसकी एक झलक इस मैप में आप देख सकते हैं. फिगर में आप पाएंगे. कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करें तो यू कैन सी कश्मीर, पंजाब, काबुल, कंधार, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, सिंध, चित्तौड़, इलाहाबाद, गुजरात, मालवा, बेरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, गोंडवाना, उड़ीसा, बंगाल, पटना. दीज आर some important places which were campaigned by both अकबर एंड औरंगजेब. अर्थात इन जगहों पर औरंगजेब और अकबर ने सैन्य अभियान चलाए थे और इनके ऊपर अपना नियंत्रण किया था. तो आइए अगला टॉपिक हमारा देखते हैं. अब इसकी बात करते हैं. द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोगनिचर वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स स्टेट. स्टूडेंट्स, जो मुगल्स थे वो प्राइमोगनिचर अर्थात ज्येष्ठाधिकार इस परंपरा में बिलीव नहीं करते थे. ज्येष्ठाधिकार का मतलब ये होता है कि किसी राजा का सबसे बड़ा पुत्र ही वो राजा के राजगद्दी का वो उत्तराधिकारी होता था, अर्थात वो अगला राजा बनता था. जैसे कि अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान के जो हिंदू राजा थे वो मोस्टली प्राइमोगनिचर ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, जिसमें राजा का सबसे बड़ा पुत्र ही राजा बनता था. But instead they followed the Mughal and Timurid custom of Copper-Sindri inheritance or a division of the inheritance amongst all the sons. लेकिन जो मुगल्स थे वो अपने पूर्वज तैमूर की परंपरा को फॉलो करते थे, जिनकी परंपरा थी कोपर-सिंदरी. कोपर-सिंदरी का मतलब होता है सहभागिता, या आप कह सकते इसको पार्टिसिपेंट्स भी कह सकते हैं, जिसमें जो डिवीजन था उत्तराधिकार का वो सभी पुत्रों में समान रूप से उसको विभाजित या बांट दिया जाए. अगर किसी राजा का जो भी उत्तराधिकार है वो सभी पुत्रों में समान रूप में बांट दिया जाए. मान लीजिए कि कोई पिता है और उसके पास अगर 1 लाख की संपत्ति है और उसके 4 पुत्र हैं, तो उन 4 पुत्रों में 1 लाख को 4 हिस्सों में यानी 25-25 हज़ार के रूप में उसको डिवाइड कर दिया जाए. तो इसी प्रकार से इसको एक कोपर-सिंदरी कहते हैं. आज वर्तमान में हम जो देखते हैं लोकतंत्र में कोई पिता अपनी संपत्ति जब डिवाइड करता है तो इसी कोपर-सिंदरी जो है ट्रेडिशन को फॉलो करता है. तो उस ज़माने में जो मुगल्स थे वो कोपर-सिंदरी अर्थात सहभागिता को ही फॉलो करते थे. फॉलो द हाईलाइटेड passages in table 1 and note the evidence for rebellions by Mughal princes. ऊपर के रंगीन दिए हुए उदाहरणों को पढ़िए और उसको पता लगाइए कि किस प्रकार से जो मुगल राजकुमार थे उन्होंने विद्रोह किए अपने पिता के खिलाफ. Which do you think is a fairer division of inheritance, प्राइमोगनिचर और कोपर-सिंदरी? आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है, प्राइमोगनिचर अर्थात ज्येष्ठाधिकार और कोपर-सिंदरी अर्थात सभी पुत्रों में समान अधिकार या सहभागिता? कौन सा जो तरीका था सबसे बेहतर था, पता लगाइए इसके बारे में. आइए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर दिया हुआ मुगल मैरिजेस विथ राजपूत्स. अब राजपूत राजाओं के साथ जो मुगलों के जो संबंध थे शादी विवाह के, इसके बारे में जानते हैं. द मदर ऑफ जहांगीर वाजक, कछवाहा प्रिंसेस, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ आमेर मॉडर्न डे जयपुर. द मदर ऑफ शाहजहां वाज राठौर प्रिंसेस, डॉटर ऑफ राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़ जोधपुर. अर्थात यहाँ पर जहांगीर की माता जो थी वो कछवा एक राजकुमारी थी और वो राजपूत राजा आमेर की पुत्री थी, जो वर्तमान में जयपुर के नाम से जाना जाता है. इसके अलावा शाहजहां की भी जो माता थी वो एक राठौड़ राजकुमारी थी और वो एक राजपूत राजा मारवाड़ की पुत्री थी. तो ऐसे कुछ
साइन मिले हैं, ऐसे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मिले हैं जिसमें मुगलों ने राजपूत राजाओं की बेटियों के साथ विवाह करके उनके साथ रिश्तेदारी वाले संबंध बनाए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स। अब आइए जानते हैं मुगलों के संबंध अन्य शासकों के साथ कैसे थे। ठीक है, टेक अ लुक एट टेबल 1 once again. You will notice that the Mughal rulers campaigned constantly against the rulers who refused to accept their authority. आपने ध्यान दिया होगा कि जो मुगल्स थे वो लगातार सैन्य अभियान उन राजाओं के खिलाफ चलाते रहते थे जो उनकी सत्ता को अस्वीकार कर देते थे। बट एज द मुगल्स बिकेम पावरफुल मेनी अदर रूलर्स आल्सो ज्वाइन देम वॉलंटरली। यानी चूँकि मुगल जो थे बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए कुछ राजपूत राजा ऐसे थे जिन्होंने उनके साथ बगावत न करके अपनी सहमति से, अपनी इच्छा से उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। द राजपूत आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। मेनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन। इनमें से कुछ राजपूत राजा उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं जिन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह मुगल राजकुमारों से कर दिया, जिससे कि इनका राज्य भी बचा रहे और इनको मुगलों के द्वारा ऊंचे पद प्रदान किए जाएं। बट मेनी रेसिस्टेड एज वेल। लेकिन सभी राजपूत राजा ऐसे नहीं थे, उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने मुगलों के सत्ता को अस्वीकार कर दिया और उनके खिलाफ अपना बगावत, अपना विद्रोह जारी रखा। इन दोज राजपूत रूलर्स, फॉर एग्जाम्पल द सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम। सिसोदिया जो राजपूत थे मेवाड़ के, इन्होंने भी लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से मना कर दिया। वंस डिफीटेड हाउएवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स। चूँकि एक बार हारने के बाद भी इनके साथ मुगलों ने सम्मान पूर्वक व्यवहार किया। गिवन देयर लैंड्स वतन बैक एज असाइनमेंट्स। इनकी ज़मीनों को वतन, जिनको वतन कहते थे, वापस उन्हें दे दिया। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलिएटिंग देयर अपोनेंट्स इनेबल द मुगल्स टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मेनी किंग्स एंड चिप्टन्स। अर्थात जो मुगल्स थे वो किसी राजपूत राजा को या किसी भी शासक को हराने के पश्चात उसको अपमानित नहीं करते थे, और ऐसा करके एक प्रकार का संतुलन बना करके, और इस प्रकार से जो मुगल्स थे उन्होंने बहुत सारे राजाओं और जो मुखिया वगैरह थे, सरदार वगैरह थे, उनके ऊपर अपना प्रभाव स्थापित कर पाए। ह्यूमिलेटिंग का मतलब होता है अपमानित करना, ठीक है। अपोनेंट्स का मतलब होता है प्रतिद्वंदी या विरोधी, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कीप देयर बैलेंस ऑल द टाइम। लेकिन हमेशा ये संतुलन बना रहे ऐसा भी मुमकिन नहीं था, यह एक बहुत मुश्किल कार्य था। अगर आप टेबल 1 को फिर से देखेंगे, नोट दैट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी व्हेन ही केम टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी। व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस इंसल्ट। आपको पता ही होगा किस प्रकार से औरंगजेब ने शिवाजी को हराने के बाद, जब शिवाजी मुगलों से हार गए तो उन्होंने उनके अथॉरिटी को, सत्ता को स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन औरंगजेब ने भारी सभा में शिवाजी का अपमान किया, उनको ह्यूमिलिएट किया, और इसको शिवाजी बर्दाश्त नहीं कर पाए और फिर वहाँ से वो किसी तरह से भाग निकले और फिर मुगलों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया। व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस इंसल्ट। यानी औरंगजेब द्वारा जो शिवाजी का अपमान किया गया था उसका क्या परिणाम हुआ। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस about different kinds of positions which were given by the Mughal emperors to their officials. So these are here now. As the empire expanded to encompass different regions, the Mughals recruited diverse बॉडीज ऑफ पीपल। जैसे जैसे मुगलों का अम्पायर जो था, जो सल्तनत थी, जो लगातार वो बढ़ते गए अलग अलग क्षेत्रों में, तो मुगलों ने क्या किया कि विभिन्न प्रकार के लोगों को अपने प्रशासन में भर्ती करना शुरू कर दिया। रिक्रूटेड का मतलब होता है भर्ती करना। फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ तुर्किश नोबल्स तुरानीज दे एक्सपेंडेड टू इंक्लूड इरानियंस
Indian Muslims, Afghans, Rajputs, Marathas and other groups. प्रारंभ में जो इनके जो सरदार होते थे वो तुर्की अर्थात तुरानी लोग होते थे, लेकिन आगे चल करके दे एक्सपैंड टू इंक्लूड ईरानियंस, और इन्होंने अपने प्रशासन में अपने लोगों में ईरान, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत और मराठा आदि समूहों को भी शामिल करना शुरू कर दिया। दोज हु ज्वाइंड मुगल सर्विस वर इनरोल्ड एज मनसबदार, और जो लोग भी मुगलों की सेवा में शामिल होते थे उन्हें मनसबदार की संज्ञा दी जाती थी। द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब मीनिंग अ पोजीशन और रैंक। मनसबदार जो वर्ड है ये एक व्यक्तिगत पोजीशन, एक रैंक, एक तरह से कहा जाए एक सरकारी हैसियत को रिप्रेजेंट करता था। इट मीन दैट यह एक प्रकार का मुगलों द्वारा दी गई हैसियत थी, एक पोजीशन थी। इट वॉज ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाई मुगल्स टू फिक्स रैंक, नंबर सेकेंड सैलरी एंड नंबर थर्ड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अर्थात मुगलों ने इस व्यवस्था के अंतर्गत एक श्रेणी क्रम बनाया था जिसमें पहले नंबर पे उस व्यक्ति की श्रेणी निर्धारित होती थी और श्रेणी के आधार पर उसकी सैलरी अर्थात तनख्वाह, और फिर मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज अर्थात सैन्य उत्तरदायित्व तो उसको दिया जाता था। रैंक एंड सैलरीज वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात, और जो भी पोजीशन यानी जो भी श्रेणी और जो भी उनको तनख्वाह दिया जाता था वो जात के रूप में उसको काउंट किया जाता था। दे यूज द टर्म जात। जाट मीन्स काइंड ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, यह एक प्रकार की संख्यात्मक रकम होती है, एक प्रकार का ये आप कह सकते हो जैसे कि रुपए पैसे होते हैं ना नंबर में, उसी तरह यह एक रकम होती थी। द हायर द जात द मोर प्रेस्टिजियस वाज द नोबल्स पोजीशन इन कोर्ट एंड द लार्जर हिज सैलरी। अर्थात जितनी ज़्यादा जिसकी जात ज़्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार उस अभिजात या उस व्यक्ति की जो स्थिति होगी वो अत्यधिक प्रतिष्ठापूर्ण होगी मुगलों के दरबार में, और उसकी सैलरी अर्थात उसका तनख्वाह भी बहुत अधिक होगा। द मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरीमैन, और जो मनसबदार जिनको सैन्य उत्तरदायित्व दिया जाता था उनके सैन्य में उनके सैनिकों में कुछ विशेष और संख्या में सवार या कैवलरीमैन अर्थात घुड़सवार सैनिक होते थे। द मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरीमैन फॉर रिव्यू, गॉट देम रजिस्टर्ड, देयर हॉर्सेज ब्रांडेड एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी। मनसबदार अपने घुड़सवार सैनिकों को पुनर्निरीक्षण के लिए लेकर आते थे। उसके बाद वह उन घुड़सवार सैनिकों के प्रत्येक घोड़ों को दगवाते थे। दगवाते मतलब उनकी ब्रांडिंग होती थी, उनके शरीर पर एक छाप लगाया जाता था। इसके अलावा वो जो सवार होते थे प्रत्येक सवार का वो रजिस्ट्रेशन अर्थात पंजीकरण करवाते थे। इसके पश्चात देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी। इसके बाद उनको उनकी संख्या के आधार पर उन्हें तनख्वाह या उनको वेतन दिया जाता था। मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर। मनसबदार का जो वेतन था वो उनको जो जागीर दी जाती थी उनसे वो राजस्व एकत्रित करके ही प्राप्त करते थे। अर्थात जो उनको जागीर दिया गया था, जो पीस ऑफ लैंड एरिया दिया गया था, उससे जो भी वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वही उसी में से उनको वेतन मिलता था। विच वर सम वाट लाइक इक्ताज, जो कि लगभग इक्ताओं के समान होती थी। इक्ता इज ऑल्सो एरिया और रीजन, a particular area which is given to a particular mansabdar or particular iqtidar. But unlike muktis, most mansabdars did not actually reside in or administered their jagirs. लेकिन अगर बात करें इक्ताओं के जो देख रेख करने वाले होते थे, जो मुखिया वगैरह होते थे जिनको मुक्तीज बोलते थे, मुक्तीज की तरह जो मनसबदार थे वो प्रायः अपने जागीर में रह करके उसका प्रशासन नहीं देखते थे। अर्थात
मुक्ति जो थे, मुक्ति के साथ ये था कि वो अपने एकता में रह करके ही लॉ एंड ऑर्डर और अपने जो भी मिलिट्री थी उन सबको वो देख रेख करते थे। लेकिन दूसरी ओर जो मनसबदार थे उनके साथ ऐसा नहीं था। दे ओनली हैड राइट्स टू द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स विच वाज कंट्रोल्ड collected for them by their servants, while the Mansabdars themselves served in some other parts of the country. It means that जो मनसबदार थे उनको केवल अपने जागीर से, जो एरिया उनको मिली हुई थी, उनसे राजस्व एकत्रित करने का अधिकार मिला हुआ था और ये राजस्व एकत्र करने का काम उनके बिहाफ पर अर्थात उनके जगह पर उनके नौकर करते थे और उस समय वो दूसरे क्षेत्र में अपनी सेवाएं दिया करते थे। ओके स्टूडेंट, in Akbar's reign, these jagirs were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of the mansabdar. चूँकि अकबर के समय में इन जागीरों की जो देखभाल थी या जो इनका आकलन बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता था ताकि जो रेवेन्यू हो, राजस्व हो, वो मनसबदार की सैलरी के लगभग बराबर हो। बाय औरंगजेब्स रेन दिस वाज नो लॉन्गर द केस एंड द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम। चूँकि औरंगजेब का समय आते आते ये स्थिति बदल गई और प्रायः जो कलेक्टेड रेवेन्यू अर्थात जो एकत्रित रेवेन्यू होता था, कई बार वो मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। देयर वाज आल्सो अ ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार्स विच मीन्ड अ लॉन्ग वेट फॉर दे रिसीव्ड अ जागीर। और इसके अलावा जो मनसबदारों की संख्या में बहुत बड़े पैमाने पर वृद्धि भी हो गई, जिसका मतलब ये था कि प्रत्येक जो मनसबदार था उसको जागीर मिलने के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि मनसबदारों को लगता था कि जागीर का नेतृत्व मिलना एक अच्छा सोर्स है पावर, पैसा और सम्मान कमाने का। दिस एंड अदर फैक्टर्स क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर्स। और ये कुछ अन्य कारण थे जिसके कारण जागीरों में कमी आने लगी। एज ए रिजल्ट मेनी जागीरदार्स ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज रेवेन्यू एज पॉसिबल व्हाइल दे हैड अ जागीर। परिणाम स्वरूप अगर किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को जागीर मिलती थी तो वो क्या करता था, जितना अधिक से अधिक हो सके वो रेवेन्यू अर्थात राजस्व कलेक्ट करके और अपने आप को मालामाल कर लेना चाहता था। औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल दिस डेवलपमेंट्स इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन एंड द फीजेंट्री देयरफॉर सफर्ड ट्रिमेंडियसली। अपने शासन के अंतिम समय में औरंगजेब इन चीज़ों पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिसके कारण उसके शासन के अंतर्गत आने वाले जो किसान थे उन्हें बहुत अधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। नाउ स्टूडेंट लुक द की पॉइंट। आइए जानते हैं की पॉइंट। जाट रैंकिंग कैसे होती थी? जाट की जो रैंकिंग होती थी, नोबल्स विद अ जाट ऑफ 5000 वर रैंक्ड हायर देन दोज ऑफ 1000। यानी जाट की रैंकिंग, जो जिन लोगों की जात 5000 के करीब होती थी, ऐसे लोग 1000 जात वालों से अधिक होते थे। इन अकबर्स रेन देयर वेर 29 मनसबदार्स विद रैंक ऑफ 5000। अर्थात अकबर के समय में 29 मनसबदार ऐसे थे जिनकी रैंक 5000 जात हुआ करती थी। अर्थात ये बहुत ऊंची श्रेणियों के मनसबदार थे जिनकी पोजीशन बहुत बेहतर थी। बाय औरंगजेब्स रेन द नंबर ऑफ मनसबदार्स हैड इंक्रीज्ड टू 79। लेकिन औरंगजेब का समय आते आते इन मनसबदारों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई और ये कुल मिला के 79 तक पहुंच गए। वुड दिस हैव मीन्ड मोर एक्सपेंडिचर फॉर द स्टेट। इसका मतलब ये था कि राज्य का जो खर्च था वो काफ़ी बढ़ गया था। तो स्टूडेंट ये था आपका जात। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे एंड द नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। सो टिल, stay home, stay safe, good luck.